नमस्कार दोस्तों। पशुपालन की इस सेकंड क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में जैसा कि अपन ने पढ़ा था, पशुपालन क्या होती है, एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, ठीक है। इसके बाद में अपन ने देखा था पशुओं का वर्गीकरण किस किस आधार पे अपन करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आज अपन चलेंगे पशुपालन के अंदर सामान्य शब्दावलियां। इसमें क्या होता है, कोई भी जैसे एग्रीकल्चर का क्वेश्चन होगा, पेपर होगा, तो उसमें बहुत सारी पशुओं से रिलेटेड सामान्य शब्दावलियां हैं, तो वो पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला कौन सा है, प्रसव की क्रिया, ठीक है। इसी को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन या बच्चा देने की क्रिया। जैसे कोई भी पशु होगा तो उसके अंदर वो गर्भ धारण करेगा, गर्भ धारण करने के बाद में बच्चा देने की जो क्रिया होगी वो सभी पशुओं के अंदर अलग अलग कही जाती है या बोली जाती है। तो सबसे पहले देखो, गाय और भैंस, दो पशु है, गाय और भैंस, दोनों के अंदर जो बच्चे देने की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, काविंग। क्या कहलाती है, काविंग कहलाती है। फिर दूसरे नंबर पे अपन देखते हैं बकरी, तो बकरी के अंदर बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है, किडिंग। अब एक चीज यहाँ ऐड करना चाहूंगा, जो बकरी का जो बच्चा होता है या नवजात होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, किड। क्या बोलते हैं, किड, मतलब छोटा मेमना होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, किड। तो किड जन्म लेता है तो किडिंग क्या बोल देंगे इसको, प्रसव की क्रिया, बच्चा देने की क्रिया बकरी में क्या बोल देंगे, किडिंग, ठीक है। किड जैसे छोटे किड होते हैं, किड बोलते हैं अपन वैसे। फिर इसके बाद में सुअर, वो सॉरी भेड़, तो भेड़ के अंदर होती है लेम्बिंग, बच्चा देने की क्रिया भेड़ में क्या कहेंगे, लेम्बिंग। अब यहाँ पे लेम्बिंग क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो भेड़ होती है उसके अंदर जो बच्चा होता है उसको अपन बोलते हैं लेम्ब। क्या बोलते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, लेम्ब, ठीक है। तो लेम्ब देने की क्रिया क्या कहलाएगी, लेम्बिंग, ठीक है। फिर सुअर के अंदर अपन देखते हैं, तो सुअर के अंदर बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाएगी, फेरोविंग। सुअर के अंदर बच्चा देने की क्रिया फेरोविंग कहलाएगी। फिर इसके बाद में मुर्गी, तो मुर्गी के अंदर तो मुर्गी बच्चे तो देती नहीं है, ठीक है। मुर्गी अंडा उत्पादित करती है या अंडा देती है। अब वो अंडा है उससे बच्चा उत्पन्न होता है, तो पहले तो अंडा देगी, तो जब अंडा देती है तो अंडा से चूजा निकलता है बाहर, जो छोटा चूजा होता है वो अंडे से बाहर निकलता है। तो अंडे से चूजा निकलने की क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, हेचिंग बोलते हैं। अगर क्वेश्चन अपने को पूछेगा इससे रिलेटेड तो क्या पूछेगा कि मुर्गी के अंदर जो अंडा होता है या मुर्गी का जो अंडा होता है सॉरी, तो अंडे से चूजा निकलना क्या कहलाता है, हेचिंग कहलाता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि हेचिंग पीरियड कितना होता है, मतलब जो अंडा मुर्गी ने दिया उसके कितने दिन बाद में अंडे से चूजा निकलेगा बाहर, तो वो कितने दिन होता है, 21 दिन। इस पे स्टार लगा लेना, इसको याद कर लेना कि मुर्गी के अंदर या सॉरी अंडे का जो हैचिंग पीरियड होता है, हैचिंग समय होता है, वो कितना होता है, तो वो कितना होता है, 21 दिन बाद। अब हैचिंग अपन बाद में पढ़ेंगे कि अलग अलग तरीके से की जाती है, जैसे देसी तरीके से भी, जैसे कुडक मुर्गियां होती है तो उसके द्वारा की जाती है, या इंक्यूबेटर होते हैं तो इंक्यूबेटर में अंडे को रख देते हैं, उसमें टेम्परेचर सेट कर देते हैं, तो वो हैचिंग हो जाता है उनका, मतलब वो जो चूजा है वो अंदर डेवलप हो जाता है और वो अंडे से बाहर आ जाता है। तो ये मुर्गी के अंदर हो गया। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं एक्ट ऑफ मेटिंग, मतलब मैथुन की क्रिया। एक चीज अपन ने देख ली, प्रसव क्रिया, इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पास्चुराइजेशन, और इसी को बोलते हैं अपन बच्चा देने की क्रिया। तो इसका रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जैसे गाय और भैंस दोनों में क्या कहलाएगी, काविंग, गाय और भैंस में काविंग। फिर देखो बकरी के अंदर क्या कहलाएगी, किडिंग, क्योंकि किड होता है छोटा बच्चा बकरी का, तो उसको क्या बोल देंगे, किडिंग। फिर भेड़ के अंदर बच्चा देने की क्रिया लेम्बिंग, लेम्ब देने की क्रिया या भेड़ में बच्चा देने की क्रिया एक ही बात है, लेम्बिंग। फिर देखो सुअर के अंदर फेरोविंग, मुर्गी के अंदर बच्चा दिया नहीं जाता, अंडा दिया जाता है, तो अंडे से चूजा निकलेगा, है ना। तो अंडे से चूजा निकलना क्या कहलाता है, हैचिंग, और हैचिंग पीरियड कितना होता है, 21 दिन का होता है, मतलब अंडे से चूजा बाहर निकलेगा कितने दिन में, 21 दिन के अंदर। अब देखो दूसरे नंबर पे क्या है अपने पास, एक्ट ऑफ मेटिंग, मतलब मैथुन की क्रिया। मतलब कोई भी पशु होगा, है ना, तो वो अपनी संतति को बढ़ाने के लिए मैथुन की क्रिया करेगा, है ना। तो उसके अंदर कौन कौन सी मतलब टर्मिनोलॉजी अपन काम में लेते हैं, तो सारे पशुओं में अलग अलग टर्मिनोलॉजी होगी। तो यहां से आपको बस सीधा सा क्या ध्यान रखना है, गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी, गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी, इन चारों के अंदर ही क्या बोला जाता है, एक्ट ऑफ मेटिंग या मैथुन की क्रिया को क्या बोला जाता है, सर्विंग बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, सर्विंग। गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी चारों के अंदर सर्विंग बोला जाता है। अब देखो भेड़, तो भेड़ के अंदर अलग से एक टर्म आता है, टपिंग,
तो भेड़ के अंदर जो सर्विंग वो सॉरी मैथुन की क्रिया होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, टपिंग बोलते हैं। फिर इसके बाद में देखते हैं सुअर, तो सुअर के अंदर क्या बोलेंगे इसको, कपलिंग। सुअर के अंदर क्या बोलेंगे मैथुन की क्रिया को, कपलिंग। बाद में ऊंट में देखते हैं, तो ऊंट में अपन बोलते हैं इसको लखन, LAKHANE, लखन। हिंदी में यूं लिख सकते हो आपको, लेकिन एग्जाम में लगभग यही शब्द मिलेगा आपको अगर आएगा तो, है ना। तो लखन बोलते हैं। और ये लखन है वो कौन सा शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है ना। कौन सा शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। अब एक चीज आती है, जैसे अपन यहाँ पे थोड़ा बैक चले वापस, दो चीजें अपन ने लिख रखी है। जैसे एक्ट ऑफ मेटिंग है, तो मैथुन की क्रिया अपन बोलते हैं इसको, है ना। तो मेटिंग एक अलग चीज है और फर्टिलाइजेशन एक अलग चीज है। दोनों सेम सेम लगते हैं लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। मेटिंग तो क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट, जो नर और मादा पशु होंगे उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट होगा, उसको तो अपन मेटिंग या मैथुन क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैथुन, या इसी को अपन बोलते हैं संभोग क्रिया। ठीक है, तो एक चीज तो ये क्लियर है अपनी। फिर इसके बाद में देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन होता है किसमें, फेलोपियन ट्यूब में। जो मादा की फेलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब नर भाग और मादा भाग, मतलब शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं, और कौन सी ट्यूब में मिलेंगे, फेलोपियन ट्यूब में, वहां पे मिलने के बाद में निषेचन होता है, मतलब उसको बोलते हैं अपन फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में आगे की क्रिया होगी और बच्चा देने की जो क्रिया, बच्चा बनने की जो क्रिया होती है वो होती है। तो दोनों ध्यान रखना, मेटिंग तो होता है फिजिकल कॉन्टेक्ट, है ना, शारीरिक संबंध, और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन होता है किसमें, फेलोपियन ट्यूब में। यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, पशुओं में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा या निषेचन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अब चलो आगे। तीसरी चीज अपने पास है बॉडी टेम्परेचर। तीसरी चीज क्या है, बॉडी टेम्परेचर। अब पशुओं के अंदर क्या होगा, जितने भी पशु है ना, जैसे इवन मानव भी है, तो वो मानव की जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है शरीर की, उस हिसाब से उसका बॉडी टेम्परेचर रहता है ना। तो पशुओं के अंदर भी, सारों के अंदर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर अलग अलग होगा, उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो भी है उसके हिसाब से सारा टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो अपन लगभग इसको फ़ारेनहाइट में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ेंगे, फ़ारेनहाइट के अंदर। तो पहला क्या है, गाय। तो गाय में बॉडी टेम्परेचर कितना है, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। गाय में कितना है, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर दूसरा देखते हैं भैंस, तो भैंस में होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब ये ध्यान रखना है, यहां से भैंस के अंदर मामूली सा कम होगा और गाय में मामूली सा ज्यादा होता है। तो भैंस के अंदर तो कितना होता है 101 और 0.5 आगे बढ़ा, तो ये किसके हो जाएगा, गाय का, है ना। तो गाय के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर होता है 101.5 डिग्री होता है। अब आगे देखो बकरी, तो बकरी के अंदर 102.5 डिग्री सेंटीग्रेड, वो सॉरी फ़ारेनहाइट, 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। और भेड़ के अंदर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओनली 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो भेड़ का तो होता है कम, बकरी का होता है ज्यादा, है ना। यूं याद रखना, थोड़ा सा इमेजिनेशन कर लेना कि अपने आसपास में बकरियां तो है ज्यादा, ठीक है, और भेड़ है कम। तो भेड़ का तो हो गया कम 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, बकरी का कितना हो गया 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसके बाद में मुर्गी का अपन देखते हैं, तो मुर्गी का सबसे ज्यादा 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसको स्टार लगा लेना, इसको रट लेना, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मुर्गी का शरीर का तापमान होता है, तो फिक्स तो कितना होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से फिर वो अलग अलग आ जाता है। जैसे मान लो ऑप्शन दूर दूर दे तो ये 105 से 107 भी दे देगा, तो वो भी अपना सही होगा उसके अंदर। अब देखो ऊंट, तो ऊंट में जो बॉडी टेम्परेचर है वो दो तरीके से पढ़ेंगे अपन। दो तरीके से कैसे, समय के आधार पर। जैसे इसमें एक समय तो दे रखा है 6 AM और एक 6 PM, मतलब सुबह के 6 बजे, एक शाम के 6 बजे। तो सुबह के 6 बजे जो होगा ऊंट का टेम्परेचर वो कितना होता है 93 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 93 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, और शाम के समय कितना होगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये ज्यादा क्यों हो रहा, सॉरी क्यों हो रहा है, तो इसके अंदर ये ध्यान रखना कि पूरे दिन के अंदर वो बहुत सारी क्रियाएं करता है। जैसे ऊंट को अपन कृषि कार्य के लिए काम में लेते हैं, तो बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिक उसका थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वैसे तो कितना होगा 93 से लेके 98 डिग्री फ़ारेनहाइट राउंड फिगर में अपन बोल सकते हैं।
लेकिन अपने को समय के आधार पर पूछ ले कि ज्यादा कम होता है कब होता है सॉरी और कम कब होता है, तो ज्यादा तो कब होगा, शाम के 6 बजे, और सुबह के 6 बजे कम होता है, वो कितना होता है 93 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये बॉडी टेम्परेचर हो गए। सीधा सा ध्यान रखना है, गाय का ज्यादा होता है, भैंस का उससे कम। तो गाय का कितना 101 से स्टार्ट करना है, तो गाय का 101.5 और उससे 5 पॉइंट कम हो जाएंगे तो भैंस का 101। ठीक है, इसके बाद में बकरी का 102.5, मतलब बकरियां ज्यादा है और भेड़ कम है तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर मुर्गी का सबसे ज्यादा है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, और फिर ऊंट का 93 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये अपने को याद रखना है बॉडी टेम्परेचर। अब देखो बॉडी टेम्परेचर के बाद में दूसरी चीज आती है नाड़ी दर। जैसे अपनी नाड़ी होती है ना, पहले के वैद्य क्या करते थे, नाड़ियां पकड़ के ही फिर करते थे, मतलब इलाज करते थे। तो यहाँ पे नाड़ी कितनी दर से चल रही है, मतलब नाड़ी दर का मतलब होता है हार्ट बीट, अपनी हार्ट बीट कितनी दर से चल रही है। तो यहाँ पे पशुओं के अंदर भी हार्ट बीट होगी क्योंकि हार्ट होता है उनमें भी। तो ये हार्ट बीट कितनी होगी या नाड़ी दर कितनी होगी, तो सबसे ज्यादा होती है मुर्गी की। सबसे ज्यादा किसकी होती है, मुर्गी की। कितनी होती है, 200 से 400 प्रति मिनट, 200 से 400 प्रति मिनट। अगर आपने कहीं गौर किया होगा, मुर्गी या जो मुर्गा होता है उसकी गर्दन के नीचे मतलब बबलिंग टाइप में दिखता है अपने को बहुत जल्दी जल्दी, है ना, वहां से अपन उसको देख सकते हैं। वो 1 मिनट में लगभग 200 से 400 प्रति मिनट होता है। मतलब इसके अंदर नाड़ी दर कितनी हो गई उसकी, 200 से 400 प्रति मिनट 1 मिनट में, मतलब 60 सेकंड होते हैं, और उसमें इतनी ज्यादा बार मतलब नाड़ी धड़कती है उसकी, मतलब हृदय धड़कता है। फिर देखो भेड़ और बकरी, इन दोनों के अंदर सेम है। भेड़ और बकरी के अंदर कितना है, 70 से 80। भेड़ और बकरी में 70 से 80 प्रति मिनट, प्रति मिनट। ठीक है, 1 मिनट से 70 से 80 बार। फिर देखो गाय और भैंस, है ना, तो गाय और भैंस में राउंड फिगर में कितना हो गया, 40 से 50। कितना हो गया, 40 से 50। लेकिन अपन देखें कि गाय का कम होगा या भैंस का कम होगा, तो बताओ कौन सा होगा। क्योंकि गाय के अंदर टेम्परेचर देखो अपन ने देखा था ज्यादा, तो गाय के अंदर नाड़ी दर भी क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा, है ना। तो 40 से 50 तो अपन बोल सकते हैं गाय का, 40 से 50 तो गाय का, और भैंस का अपन बोल सकते हैं 40 से 45 तक, है ना। लगभग लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर वेरिएशन होता है। तो भैंस में मान लो थोड़ा सा कम, तो 40 से 45, और गाय के अंदर 40 से 50 नाड़ी गति होती है। अब एक चीज ये ध्यान रखना, जितना ज्यादा बड़ा पशु होगा, है ना, उसकी नाड़ी दर कम ही होगी। जैसे अपन यहाँ पे देख रहे हैं, एक और पढ़ लेते हैं, यहाँ पे ऊंट लिखा हुआ है, ऊंट, और ऊंट की है 30 से 40 प्रति मिनट। ठीक है, ऊंट की कितनी है, 30 से 40 प्रति मिनट। तो ऊंट सबसे बड़ा पशु इनके अंदर, और इसकी सबसे कम है 30 से 40। इधर देखो मुर्गी सबसे छोटी है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा है, कितनी, 200 से 400 प्रति मिनट। तो ये ध्यान रखना अपने को। अब देखो नाड़ी गति पूछ लेगा डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर कि कौन से पशु की कितनी नाड़ी गति होती है ना, या नाड़ी दर होती है। इसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अपने को नाड़ी दर चेक कैसे करेंगे अपन। ऐसे अलग अलग पशु है ज्यादातर, जैसे अपने पास पालतू पशु हो कौन कौन से, गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट, है ना। तो इनके अपने को कोई बोल दे कि इनकी नाड़ी गति पता लगाओ, तो कैसे पता लगाएंगे। तो इधर देखो, एक होती है कोक्सीजियल धमनी। क्या होती है, कोक्सीजियल धमनी। मैं एक बार लिख देता हूं इसको, यहां लिख देता हूं, 1 मिनट। कोक्सीजियल धमनी, एक तो होती है धमनी, एक होती है सिरा, है ना, दोनों अलग अलग होती है। तो कोक्सीजियल जो धमनी होगी उसके द्वारा किसका नाड़ी गति अपन माप सकते हैं, भैंस और गाय का। किसका, भैंस और गाय का। अब ये कोक्सीजियल धमनी कहां पाई जाती है, भैंस और गाय में, ये भी तो अपने को पता रहना चाहिए। तो जो पूंछ का लास्ट वाला, वो पूंछ का शुरुआती हिस्सा होता है, शुरुआती हिस्सा, मतलब जहां से पूंछ लगी हुई होती है शरीर में, तो वहां इसकी ये जो कोक्सीजियल धमनी होती है वो पाई जाती है। वहां पे अपन क्या करेंगे, पूंछ का जो निचले वाला हिस्सा होता है वहां से पकड़ के और इसको पता लगा लेंगे कि नाड़ी गति कितनी चल रही है। 1 मिनट का समय देख लेंगे, समय देख के उसको गिन लेंगे भाई कितनी आ रही है। ठीक है, तो ये तो होती है कोक्सीजियल। क्वेश्चन पूछ ले भैंस और गाय के अंदर नाड़ी गति किससे मापते हैं, तो किससे मापेंगे, कोक्सीजियल धमनी से, है ना। अब उसमें ऑप्शन में ये लिखा हुआ आ जाए कोक्सीजियल धमनी, कोक्सीजियल सिरा,
तो पहले ही ऊपर लिखा हुआ आ जाए कोक्सीजियल सिरा, तो कोक्सीजियल सिरा नहीं होगा, कोक्सीजियल धमनी होती है। फिर इसके बाद में देखो फेमोरल धमनी, कौन सी होती है? फेमोरल धमनी। अब फेमोरल धमनी से किस में मापेंगे? भेड़ और बकरी के अंदर, भेड़ और बकरी के अंदर। अब फेमोरल, इसका तोड़ करो, फेमोरल मतलब फेमर होती है जांग की हड्डी, है ना, तो जांग के मध्य वाला जो भाग होता है या जांग के अंदर वाला भाग होता है, वहां पे ये फेमोरल धमनी पाई जाती है ना, तो वहां पे अपन हाथ लगा के और फिर इसको चेक कर लेंगे। तो भेड़ और बकरी के अंदर कहां पाई जाती है, या किससे मापते हैं? फेमोरल धमनी से। और ये फेमोरल धमनी कहां होती है? जांग के अंदर वाले हिस्से के अंदर होती है। अब देखो एक और होती है मैक्सिलरी धमनी, कौन सी होती है? मैक्सिलरी धमनी। तो मैक्सिलरी धमनी जो होती है वो होती तो चेहरे पे है, लेकिन मापते किसमें? घोड़े और गधे के अंदर। घोड़े और गधे के अंदर जो चेहरा होता है, मतलब नाक का हिस्सा होता है दोनों साइड, तो वहां पे अपन हाथ रख के और नाड़ी गति उनकी माप सकते हैं। तो वो कहाँ पे पाई जाती है? चेहरे के ऊपर। तो ये ध्यान रखना है, कितनी कितनी होती है ये चारों याद रखनी है, और बाद में कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन कौन सी धमनियां होती है, तो ये ध्यान रखना। कोक्सीजियल किसमें होगी? भैंस और गाय में। फेमोरल किसमें होगी? भेड़ और बकरी में। कहाँ पाई जाती है? जांग के मध्य वाले हिस्से के अंदर या अंदर वाले हिस्से के अंदर, ठीक है। मैक्सिलरी धमनी कहाँ पे होती है? चेहरे पे। किसमें मापी जाती है? भेड़, इसमें सॉरी, घोड़े और गधे के अंदर। तो ये अपना नाड़ी दर कंप्लीट। अब इसके बाद में देखते हैं अपन अगला। अब एक चीज आती है अपने श्वसन दर, मतलब जो भी पशु होगा वो श्वास लेगा वापस छोड़ेगा, ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है, तो वो श्वसन लेने की दर क्या होगी? 1 मिनट में कितनी बार वो श्वास ले रहा है ना, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? श्वसन दर। और किस में मापेंगे? प्रति मिनट में, मतलब 1 मिनट में कितनी बार ले रहा है तो उसमें मापेंगे। तो इसके अंदर देखो पहला कौन सा है? पशु गाय। तो गाय पशु है, उसके अंदर 1 मिनट में कितनी श्वसन दर होती है? 20 से 25, मतलब गाय होगी वो 1 मिनट में 20 से 25 बार ही श्वास लेती है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, जो भी कोई जीव होगा वो जितना श्वास कम लेता है, मतलब कम लेने का मतलब जितना उसकी संख्या कम होगी, उसकी दर कम होगी, वो उतना ही ज्यादा स्वस्थ होता है ना। जैसे मनुष्य कितना लेता है श्वसन दर? 72 प्रति मिनट, है ना। अब इनके अंदर देखो, मनुष्य के संदर्भ में या मनुष्य से अपन वो करेंगे इसकी, तो ये बहुत कम होता है ना। तो गाय के अंदर 20 से 25, फिर भैंस के अंदर 16 से 18, भेड़ और बकरी के अंदर 12 से 20, सुअर के अंदर 8 से 18 और मुर्गी के अंदर 15 से 30 प्रति मिनट, मतलब इतनी बार लेता है। अब इसको याद कैसे करना है? टेम्परेचर अपन ने याद करा, गाय का ज्यादा होता है तो गाय के अंदर श्वसन दर भी क्या होगी? ज्यादा, 20 से 25। भैंस का थोड़ा सा कम होता है मामूली, तो भैंस की श्वसन दर भी क्या होगी? कम होती है। जैसे भैंस का अपन ने वो देखा था टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इधर इसका देखा था 105.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। गाय का थोड़ा सा ज्यादा था, है ना। तो इसको देख लो, मतलब इसके अंदर क्या होगा? भैंस के अंदर 16 से 18 प्रति मिनट, भेड़ और बकरी के अंदर 12 से 20 और सुअर के अंदर 8 से 18, मुर्गी के अंदर 15 से 30 बार, ठीक है। अब देखो आगे, मुर्गी, ओ सॉरी, 1 मिनट। ये जो घर होते हैं, घर का मतलब पशु होंगे, उनका अपन बाड़ा वगैरह बनाते हैं, है ना। तो बाड़ा वगैरह तो अपन लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं, लेकिन एक साइंटिफिक वे के अंदर उनके घर को अपन क्या बोलेंगे? उनके लिए टर्मिनोलॉजी फिक्स है। तो वो कौन सा है? देखो, भैंस और गाय, है ना। भैंस और गाय दोनों का जो घर होगा उसको अपन क्या बोलते हैं? बार्न या शेड। इसको काट लेना, इसको लिख लेना शेड, बार्न या शेड। इंग्लिश के अंदर वर्ड है बार्न और शेड। तो बार्न या शेड तो किसके घर को बोलेंगे? भैंस और गाय के घर को। फिर दूसरा है भेड़ और बकरी, है ना। तो भेड़ और बकरी के घर को क्या बोलेंगे अपन? पेन। क्या बोलेंगे? पेन। जैसे ये पेन होता है वैसे भेड़ और बकरी के घर को पेन बोलेंगे। फिर सुअर के घर को बोलेंगे अपन स्टे। क्या बोलेंगे? स्टे। अब इसको यूं याद रख लेना, जैसे सुअर होता है वो कोई सी भी फसल के अंदर स्टे कर सकता है, मतलब आके रुक सकता है, उसको नुकसान कर सकता है ना। तो पशु कौन सा हुआ? सुअर। तो सुअर के घर को अपन बोल देंगे स्टे, और भेड़ और बकरी के को पेन कहते हैं,
और भेड़ भैंस और गाय के को क्या कहेंगे, बार्न या शेड। जैसे शेड बनाते हैं अपन तो बार्न या शेड कर देंगे, ठीक है। तो ये इसके घर हो गए। फिर देखो इसके बाद में जैसे इसको पढ़ लेते हैं पहले, समूह, है ना। अब पशु होते हैं, है ना, तो पशुओं का अलग अलग समूह होगा। जैसे झुंड के अंदर पशु होते हैं, है ना, तो उस समूह को अपन एक टर्म देते हैं, वो पढ़ेंगे। जैसे अपन लोकल में बोलते हैं, जैसे भेड़ वगैरह का रेवड़ है, बकरियों का रेवड़ वगैरह है ना, तो उनको अपन इसके अंदर एग्रीकल्चर लैंग्वेज में या पशुपालन की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, तो वो है समूह। जैसे गाय और भैंस का समूह है तो उसको अपन बोलते हैं हर्ड। क्या बोलते हैं, हर्ड। गाय और भैंस दोनों का समूह होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे। भेड़ बकरी और मुर्गी, भेड़ बकरी और मुर्गी तीनों के समूह को क्या बोलेंगे, फ्लॉक। तीनों के समूह को क्या बोल देंगे, फ्लॉक, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो सुअर, तो सुअर का जो समूह होता है उसको अपन हर्ड भी बोल सकते हैं। अगर हर्ड ऑप्शन में नहीं दे या ऑप्शन में ये वाला दे ड्रॉ, है ना, दिख रहा है ड्रॉ, तो सुअर का जो ऑप्शन है, सॉरी समूह है, उसको अपन क्या बोल देंगे, ड्रॉ। या अब इसके अंदर वो चीज आएगी, जैसे मान लो ऑप्शन के अंदर देगा अपने को ड्रॉ, तो अपने को ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर ऑप्शन में ड्रॉ दे ही नहीं तो फिर अपने को कौन सा करना है, हर्ड करना है, जो कि किसका होता है वैसे, गाय और भैंस का। तो ये इसका समूह हो गया, ठीक। फिर देखो दूसरी चीज आती है आवाज। अगली चीज क्या है, आवाज। जैसे पशु है वो अलग अलग तरीके से आवाज करते हैं। जैसे गाय भैंस होगी वो ज्यादा मतलब आवाज करती है, उसको अपन बोलते हैं रंबाना, है ना, कि गाय रंबा रही है या भैंस रंबा रही है, तो रंबाना मतलब बोलते हैं उसको। अब उस रंबाना को अपन क्या बोल देंगे इंग्लिश में, बेलोविंग। क्या बोल देते हैं, बेलोविंग। तो गाय और भैंस दोनों अगर आवाज करेगी तो उस आवाज को अपन क्या टर्म देंगे, बेलोविंग। और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, रंबाना। अब वो हिंदी के अंदर तो देगा नहीं, है ना, इसको या तो यूं दे देगा या इसी को इंग्लिश में यूं लिख देगा, बेलोइंग, ठीक है। तो बेलोइंग ये होती है। अब देखो भेड़ और बकरी, तो भेड़ और बकरी के अंदर मिमियाना, जैसे छोटे होते हैं भेड़ बकरी तो वो मिमियाते हैं, तो मिमियाने को इंग्लिश में अपन क्या बोल देंगे, ब्लीटिंग, है ना। अब इसे ब्लीटिंग को यूं ले दे देगा वो, ब्लीटिंग यूं लिख देगा। तो भेड़ और बकरी के अंदर जो आवाज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लीटिंग बोलते हैं। और गाय और भैंस के अंदर जो होती है उसको क्या बोलते हैं, बेलोविंग बोलते हैं, या बेलोइंग यूं लिख देगा, रंबाना, ठीक है। अब एक ये तो है बेलोविंग, इसी से क्रॉस क्वेश्चन और बनता है इसी के अंदर, वेलोविंग। वेलोविंग क्या चीज होती है, ये तो हो गया बेलोविंग। बेलोविंग का मतलब तो रंबाना। एक शब्द और आता है वेलोविंग, तो वेलोविंग का मतलब होता है गाय या भैंसों के द्वारा, अधिकतर भैंसों के द्वारा होता है, तो भैंसों के द्वारा कीचड़ में नहाना, कीचड़ में नहाना, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको पानी में नहाना। जैसे कोई तालाब वगैरह भरा रहता है ना, उसमें कीचड़ भी है पानी भी है, तो भैंस वगैरह उसके अंदर चली जाती है, वो नहाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बेलोविंग। इससे तो एक कहावत भी मतलब है कि गई भैंस पानी में, है ना, गई भैंस पानी में। तो गई भैंस पानी का मतलब वो बाहर नहीं निकलती बहुत जल्दी से, कितना ही निकाल लो, है ना, तो वो वहां से प्रचलित है वो कहावत। तो बेलोविंग बोलते हैं उस चीज को, मतलब कीचड़ में नहाना या पानी के अंदर नहाना गाय या भैंसों के द्वारा, तो उसको तो बेलोविंग बोलेंगे। और आवाज को क्या बोल देंगे, बेलोविंग, सॉरी इसको बोलेंगे बेलोविंग। तो ये हो गई इसकी आवाज। अब इसके बाद में और भी कुछ जनरल टर्म्स है, जैसे गाय और भैंस है या अलग अलग पशु है, तो उससे रिलेटेड मतलब उनकी जो लाइफ स्टेज होती है, जैसे बच्चा नवजात होगा, नवजात के बाद में थोड़ा सा यंग होगा, मतलब थोड़ा मतलब बड़ा होगा, उसके बाद में एडल्ट बनेगा, मतलब प्रौढ़ होगा, तो उसको अपन क्या क्या बोलते हैं। तो अलग अलग पशुओं के अंदर अलग अलग उसके टर्म्स है, ठीक है। तो पहला तो क्या है, गाय और भैंस दोनों का अपन साथ पढ़ेंगे, गाय और भैंस का, क्योंकि लगभग लगभग सेम है इनके अंदर। तो इसके अंदर देखो नवजात, मान लो गाय या भैंस का जो बच्चा है अभी जन्मा ही है, तो वो नवजात होगा कुछ दिनों तक, तो उस नवजात को अपन क्या बोलते हैं, काफ। क्या बोलते हैं, काफ। ये एल यहाँ पे साइलेंट रहता है और इसको यूं लिख दो, काफ, ठीक है। क्या क्या बोलेंगे इसको, काफ। अब गाय में पूछे अपने को कि गाय का नवजात बच्चा कहलाता है, तो वो तो क्या कहलाएगा, काफ।
अब भैंस में पूछ ले तो भैंस का आगे जोड़ दो बफेलो काफ, हो जाएगा नाम याद। बफेलो मतलब भैंस और बफेलो का काफ मतलब बफेलो काफ, ठीक है। तो ये तो हो गया नवजात गाय और भैंस का। अब इसके बाद में देखो यंग मेल, यंग का मतलब युवा नर, यंग मेल का युवा नर मतलब नवजात था उससे कुछ बड़ा हुआ तो वो युवा हुआ, ठीक है। तो युवा नर, तो युवा नर को अपन क्या बोल देंगे, बुल काफ, युवा नर को क्या बोलेंगे, बुल काफ, ठीक है। इसके बाद में देखो यंग फीमेल मतलब युवा, फीमेल का मतलब हो गया मादा, तो युवा मादा को क्या बोलेंगे अपन, हीफर काफ या ओनली हीफर। अब ये एक अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है क्योंकि बाकी के तो आप याद कर लोगे और बाकी के याद हो भी जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट है। जैसे नवजात है तो काफ, भैंस में है तो बफेलो काफ, ठीक है। यंग मेल है तो बुल काफ, बुल होता है ना, बुल काफ बोल देंगे। फिर यंग फीमेल ये थोड़ा सा अलग से शब्द है तो इसको बोलते हैं हीफर, है ना। और ये सुपरवाइजर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में, 2021 का जो पेपर था सुपरवाइजर का उसके अंदर पूछा हुआ है ना, कि नवजात जो होती है गाय की नवजात उससे कुछ मतलब दिनों के बाद में या जो मतलब पहले बार मतलब संभोग करने लायक या मैथुन करने लायक जो बन जाती है ना गाय, उसको अपन क्या बोलते हैं, हीफर, या बच्चे देने लायक बन जाती है तो उसको बोलते हैं अपन हीफर। तो ये अच्छे से याद कर लेना। अब बाद में आता है प्रोड, प्रोड का मतलब एडल्ट, है ना। तो एडल्ट मेल, तो एडल्ट मेल जैसे अपन नॉर्मल बोलते हैं बुल या सांड, तो गाय के अंदर तो हो जाएगा बुल या सांड। तब भैंस के अंदर अपन बोल देते हैं भैंसा, है ना। तो युवा को वो सॉरी एडल्ट को क्या बोल देंगे भैंस के अंदर भैंसा, और गाय के अंदर बुल बोल देंगे इंग्लिश में और सांड हिंदी के अंदर। अब देखो एडल्ट फीमेल, फीमेल का मतलब, एडल्ट फीमेल का मतलब मादा, है ना। तो मादा को अपन काऊ या इसको यूं बोल दो गाय, जैसे इंग्लिश में हो गया काऊ और गाय बोल दो, है ना। और बफेलो मतलब भैंस, ये अपन इसके अंदर बोल देते हैं। तो गाय और भैंस का समझ में आ गया। इसके अंदर नवजात को बोल देंगे काफ, भैंस का बोल देंगे बफेलो काफ, यंग मेल को बोल देंगे बुल काफ, दोनों के अंदर ही, है ना। जैसे भैंस के अंदर भी अपन देखें तो बुल काफ बोल देंगे। फिर इसके बाद में यंग फीमेल को हीफर काफ बोल देते हैं, है ना। और प्रोड या एडल्ट मेल को अपन इसमें बुल बोल देते हैं, उसमें भैंसा बोल देते हैं। और एडल्ट फीमेल को गाय बोल देंगे और उधर भैंस बोल देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपना दूसरा पशु है अपने पास भेड़। कौन सा है, भेड़। अब भेड़ के अंदर देखो, भेड़ के अंदर जो नवजात होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, लेम्ब। नवजात को क्या बोलते हैं, लेम्ब, जैसे LAMB लेम्ब। अब एक चीज अपन ने पहले पढ़ी थी कि भेड़ के अंदर बच्चे देने की क्रिया, तो वो क्या कहला रही थी, लेम्बिंग। तो लेम्ब देने की क्रिया लेम्बिंग, है ना। तो नवजात क्या हो गया भेड़ के अंदर, लेम्ब। फिर युवा नर क्या कहलाएगा, नर लेम्ब, मतलब नर आगे जोड़ दो, ये शब्द जोड़ दो, युवा नर, ये मतलब बोल देंगे इसको। तो नर लेम्ब मतलब युवा नर, और युवा मादा को अपन क्या बोल देंगे, मादा लेम्ब, मादा लेम्ब। तो वो क्या हो जाएगी, युवा मादा। अब बात आती है प्रोड और एडल्ट पे, और यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, यही बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो भेड़ का नर होता है उसको तो बोलते हैं अपन रेम, क्या बोलेंगे, रेम। और मादा को क्या बोलते हैं, ईव, EWE ईव। अब इसको याद कैसे करना है, पूछे यही जाते हैं ज्यादातर। तो रेम, अब इसका इंग्लिश शब्द पकड़ लो, RAM, इसको रेम बोल दो या राम बोल दो, एक ही बात है। तो राम क्या है, नर है, राम क्या है, नर है, मेल है। तो इसको याद कर लेना, रेम या राम। जैसे प्रोड एडल्ट किसका, भेड़ का, ये क्या कहलाएगा, रेम, ठीक है। और मादा क्या कहलाएगी, ईव या EWE ईव, ठीक है। तो ये भेड़ कंप्लीट। अब इसके बाद में देखो अगला वाला पशु है अपने बकरी, गोट, ठीक है। तो गोट का जो नवजात होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, किड, KID किड, क्या बोलेंगे, किड। जैसे छोटा बच्चा होता है बकरी का, है ना, और अपन भी बोलते हैं छोटे बच्चे को किड, है ना। जैसे किड स्कूल, तो किड मतलब छोटे बच्चे। तो वैसे ही बकरी के अंदर जो छोटा बच्चा होगा उसको नवजात बोलेंगे, नवजात को अपन क्या बोलते हैं, किड। अब किड देने की क्रिया, है ना, या बकरी में बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाएगी, किडिंग, जो पहले पढ़ा था अभी अपन ने, तो वो क्या कहलाती है, किडिंग। इसी से जुड़ी हुई है या इसी से बनी वो किडिंग। अब इसके बाद में देखो युवा नर, तो युवा नर जैसे भेड़ के अंदर अपन ने क्या जोड़ा, यहाँ पे नर जोड़ा था वहां पे,
है ना, नर लेम्ब मादा लेम्ब, वैसे ही बकरी के अंदर क्या जोड़ देंगे, नर जोड़ देंगे, तो युवा नर को नर किड, युवा मादा को मादा किड बोल दिया। फिर इसके बाद में देखो प्रौढ़ या एडल्ट, बात यहीं पे आती है ज्यादातर, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो जो बकरी है उसके अंदर नर होगा, उसको अपन बोलते हैं बक। क्या बोलते हैं, बक। जैसे अपन बोलते हैं बकरा, तो बक, है ना। और इंग्लिश का वाला ये शब्द याद रखना, BUCK, बक, है ना। तो नर को तो बोल देंगे बक, और मादा को बोल देंगे डोई। डोई बोल दो, या फिर इसको बोल दो नेनी, डोई या नेनी, ठीक है। तो बकरी की जो मादा होगी उसको डोई या नेनी बोलते हैं, और नर को बोलते हैं बक। और भेड़ वाले में ध्यान रखना, रेम मतलब राम नर है, तो रेम तो एडल्ट नर, और ईव क्या हो जाएगा, एडल्ट मादा। अब चलो अगले पशु की तरफ। पशु भी है ये, मतलब पक्षियों के अंदर आता है वैसे, मुर्गी, ठीक है। तो मुर्गी के अंदर नवजात होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, चिक, है ना, चिक, ठीक है। जैसे चिकन होता है, चिकन, उसका मांस आगे आएगा, है ना। तो नवजात मतलब चिक, छोटा बच्चा होगा, उस छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे होंगे, उनको बोलते हैं अपन चिक। फिर युवा मादा, तो ये मुर्गी वाले अलग ही हैं, इनको याद रख लेना, टर्म्स इसके थोड़े से कठिन है। तो पुलेट, युवा मादा को क्या बोलेंगे, पुलेट। युवा नर को क्या बोलेंगे, कोकरेल, है ना। जैसे अपन लिखते हैं COCK, कोक, कोक का मतलब तो ये हो गया एडल्ट नर, लेकिन कोकरेल, तो कोकरेल क्या हो जाएगा, युवा नर, ठीक है। युवा नर बोल दो, या इसी को यंग बोल दो इंग्लिश के अंदर। तो युवा नर तो कोकरेल, युवा मादा पुलेट, और प्रौढ़ या एडल्ट, तो प्रौढ़ या एडल्ट का मतलब होता है कोक, है ना। जैसे अपन इंग्लिश का वर्ड पढ़ते हैं COCK, कोक मतलब मुर्गा, है ना। तो कोक मतलब मुर्गे का मतलब क्या है, मुर्गे के अंदर भी प्रौढ़ या एडल्ट जो होता है उसको अपन कोक बोलते हैं। और हेन, HEN, हेन, जैसे पढ़ते थे छोटे क्लासों में, हेन मतलब मुर्गी, तो मादा जो होगी एडल्ट मुर्गी, है ना, या प्रौढ़ मुर्गी, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, हेन। और प्रौढ़ नर को क्या बोल देंगे, कोक, ठीक है। अब आगे देखो, अगला पशु अपने पास लास्ट, सुअर। इसमें से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सुअर के अंदर जो नवजात होता है उसको अपन बोलते हैं पिगलेट। सुअर के अंदर नवजात को क्या बोलेंगे, पिगलेट, PIG, पिग। पिग का मतलब क्या होता है, सुअर, और इसके आगे लेट लगा दो, पिगलेट, तो पिगलेट क्या हो जाएगा, नवजात, ठीक है। युवा नर, युवा नर को बोलेंगे बोअरलिग। क्या बोलेंगे, बोअरलिग। सुअर के युवा नर को बोलेंगे बोअरलिग। और सुअर के मादा, जो युवा मादा होती है उसको नाम जोड़ देंगे मादा, और पिगलेट आगे लिख देंगे, तो मादा पिगलेट। तो मादा जो युवा मादा होती है, सॉरी, तो उसको मादा पिगलेट, और युवा नर को क्या बोलेंगे, बोअरलिग। अब इसको याद करना है अपने को, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उसके अंदर लिखा हुआ क्या आएगा कि सुअर के युवा नर को कहा जाता है, तो युवा पिगलेट लिख देगा, या नर पिगलेट लिख देगा, है ना। तो इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, बोअरलिग। फिर देखो प्रौढ़, ठीक है। तो प्रौढ़ के अंदर क्या करना है, युवा नर को बोअरलिग बोल रहे थे, उस लिग को हटा दो, बच गया क्या, बोर। तो बोर तो किसको बोलेंगे, प्रौढ़ नर या एडल्ट नर को बोल देंगे। फिर बाद में बचा मादा, तो मादा को बोलते हैं सो, SOW, सो, है ना। तो सुअर की मादा को क्या बोलेंगे, सो। इसको सारा ही मतलब अच्छे से पढ़ लेना, नर को क्या बोलते हैं, मादा को क्या बोलते हैं, प्रौढ़ नर या प्रौढ़ मादा को, है ना। तो ये अच्छे से आपको पढ़ना है। अब ये कंप्लीट हो गई टर्मिनोलॉजी। इसके बाद में कुछ शब्द और हैं, कुछ चीजें इनसे पशुओं से रिलेटेड और है। जैसे पशुओं को अपन बर्दियाकरण करते हैं, है ना। बर्दियाकरण करने का मतलब उसको, जो इसकी जनन शक्तियां होती है उनको नष्ट कर देते हैं अपन, और किसी अन्य पर्पज के लिए अपन उन पशुओं का यूज करते हैं, है ना। जैसे नर पशु होते हैं सारे अलग अलग, अभी अपन पढ़ेंगे, उनको जनन शक्तियों को नष्ट करके और अन्य पर्पज के लिए उसको यूज करते हैं। जैसे मान लो गाय है ना, तो गाय का जो नर होता है उसको अपन जनन शक्तियां नष्ट कर देंगे और उसको खेती के काम में लेंगे, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, बेल बोल देते हैं, है ना। तो बुलक बोल देते हैं या बेल। तो उस हिसाब से अपन को अलग अलग टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। तो सबसे पहला तो पशु कौन सा, सुअर। तो सुअर का जो नर होता है उसका अपन ने बर्दियाकरण कर दिया, तो उसको अपन बोलेंगे होग या स्टेग। दो वर्ड आते हैं, होग या स्टेग। फिर मुर्गी, तो मुर्गी का जो बर्दियाकृत नर है उसको अपन क्या बोलेंगे, कैपन।
जैसे अन्य पशु है अपने पास मुर्गी के अलावा, तो उनके अंदर तो क्या करते हैं अपन, अंडकोश जो होते हैं उनको नष्ट करते हैं। लेकिन मुर्गी के अंदर क्या करेंगे अपन, जो मुर्गा होता है उसकी गर्दन होती है, तो गर्दन के पीछे चीरा लगाते हैं छोटा सा, और चीरा लगा के एक टेबलेट होती है वो इसके अंदर डाल देते हैं, फिर वापस बंद कर देते हैं। तो उसके जो नर हार्मोन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, है ना, मतलब वो उनका हास हो जाता है, वो काम नहीं करते फिर। तो मुर्गी के अंदर बधियाकृत नर को क्या बोलते हैं अपन, केपन। फिर भैंस के अंदर क्या बोलेंगे, बुलक बफेलो। क्या बोलेंगे, बुलक बफेलो। इधर देखो, पहले गाय वाले को पढ़ो, गाय को क्या कहते हैं, या गाय के अंदर अपन बधियाकरण कर दिया नर का, तो उसको क्या बोलेंगे, बुलक, या इसी को अपन स्टेयर भी बोल सकते हैं, बुलक या स्टेयर। अब भैंस के अंदर आएगा तो बुलक तो गाय के अंदर है, एक बफेलो आगे जोड़ दो, तो बुलक बफेलो, ये दोनों याद हो जाएंगे। फिर बकरी के अंदर बक या विदर, बक या विदर। जैसे बकरी है, बकरी के अंदर जैसे नर है तो उसका बधियाकरण कर देंगे, बधियाकरण करने के बाद वो क्या कहलाएगा, बक या विदर कहलाएगा। और भेड़ के अंदर विडर, या यही WETHER विडर। तो भेड़ के अंदर भी अपन बधियाकरण कर दे तो उसको क्या बोल देंगे, विडर। ठीक है, ये हो गया बधियाकरण। अब इसके बाद में लास्ट अपना टॉपिक बचा है इस स्लाइड का और आज की क्लास का, कि पशुओं के मांस को क्या क्या कहते हैं। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया जाता है कि फले फले मतलब कोई सा भी पशु है तो उसके मांस को अपन क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले देखो अपने पास लिखा हुआ है गाय, तो गाय के मांस को अपन क्या बोलते हैं, बीफ। गाय के मांस को क्या बोलते हैं, बीफ। ठीक है, अगर गाय का मांस है उसको बीफ बोलेंगे। अब अगर गाय का बछड़ा है, जैसे बड़ी गाय है, उसके मांस को तो अपन क्या बोलेंगे, बीफ बोलेंगे। लेकिन गाय का बछड़ा है अगर मान लो, तो बछड़े का जो मांस होगा उसको बोलते हैं विल। और ये कई एग्जाम से पूछा जा रहा है अभी, तो गाय के बछड़े, या डायरेक्ट पूछ लेगा बछड़े के मांस को क्या कहा जाता है, तो उसके मांस को क्या कहा जाएगा, विल। ठीक है, फिर देखो दूसरा पशु है भैंस, तो भैंस के मांस को बोलते हैं अपन बफन, या इसी को बोलेंगे केरा बीफ। अब दो टाइप की भैंस होती है अलग अलग, एक तो दलदली, ठीक है, और एक होती है कौन सी, रिवर। रिवर भैंस जो भारत में पाई जाती है उसको रिवर भैंस बोला जाता है। तो रिवर भैंस जो होती है उसके मांस को तो बफन बोलेंगे, और दलदली जो होती है उसके मांस को क्या बोलेंगे, केरा बीफ। जब अपन आगे के क्लास के अंदर नस्लें पढ़ेंगे, है ना, तो नस्लें पढ़ने से पहले भैंस गाय वगैरह इनका सारा डिटेल पढ़ेंगे, छोटी छोटी जो भी चीजें उसके अंदर दोनों का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे आएगा। तो केरा बीफ हो या बफन हो, होता किसका है, भैंस का मांस। ठीक है, बाद में देखो भेड़, तो भेड़ के मांस को अपन बोलते हैं मटन। भेड़ के मांस को क्या बोला जाता है, मटन। फिर देखो बकरी, तो बकरी के मांस को अपन क्या बोलते हैं, चेवन। बकरी के मांस को चेवन। फिर बाद में सुअर, तो सुअर के मांस को बोलते हैं पोर्क, पोर्क। और मुर्गी के मांस को बोलते हैं चिकन। अब दो चीज यहां से ऐड करना, सुअर का मांस होता है पोर्क, या इसी को अन्य शब्दों के अंदर अपन कह सकते हैं नमकीन मांस। कौन सा मांस, नमकीन मांस। क्वेश्चन आया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से पशु के मांस को नमकीन मांस कहा जाता है, तो क्या कहा जाए, कौन से को कहा जाएगा, पोर्क को। मतलब ये खाने के अंदर थोड़ा सा नमकीन टाइप का लगता है, तो उसको बोलते हैं अपन नमकीन मांस। एक चिकन, चिकन किसके मांस को कहते हैं, मुर्गे के मांस को या मुर्गे के मांस को। लेकिन चिकन को अपन व्हाइट मांस भी बोलते हैं, मतलब सफेद मांस बोला जाता है। ठीक है, मतलब मुर्गी का जो मांस है उसको बोलते हैं अपन सफेद मांस। ठीक है, आज की ये क्लास अपन यही दी एंड करते हैं। और अगर ये क्लास आपको पसंद है, इसको आगे से आगे शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।